नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हर फोर्टनाइटली हम अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं इस पॉडकास्ट में। आज फिर हमारे साथ हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब। आपका स्वागत है सिंघवी साहब। दोस्तों, आप जानते हैं सिंघवी साहब न सिर्फ देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, कई सारे ढेर सारे केसेस और वैसे केसेस जो देश पर खासकर उसके काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं और बहुत सारी ऐसी याचिकाएं उनमें वो दलीलें पेश करते हुए नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देखे होंगे। इसके अलावा 4 बार राज्यसभा के सांसद, चौथी बार, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी, उसके साथ साथ विचारक भी, लेखक भी, सब कुछ एक जगह। और इनके विचारों को आज सुनेंगे, हम समझेंगे कि देश की सियासत में देश की पूरी जो परिस्थितियां हैं वो किस दिशा में जा रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। तो सिंघवी साहब, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी हैं, और प्रशांत जी भी आपके साथ कुछ सवाल आपके ऊपर दागेंगे, छोड़ेंगे, और कुछ सवाल मैं भी बड़े पहले सवाल छोड़ते हैं हमेशा। जी, स्वागत है जी। और चुनाव अब बीत चुका है, बिहार का चुनाव हमने देखा। बिहार के चुनाव को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, रिजल्ट को लेकर, चुनाव नहीं रिजल्ट को लेकर। चर्चा तो पहले से ही हो रही थी क्योंकि एसआईआर की शुरुआत हुई, उसको भी आप लड़ रहे थे, उस केस को भी 11 याचिकाएं वहाँ लगी हुई थी। ढेर सारी याचिकाओं में आप दलीलें पेश कर रहे थे। तो एसआईआर से जहाँ की शुरुआत होती है जिस चुनाव की, उसके बाद वो एक 10,000 रुपये तक बात आके चली जाती है, 10,000 रुपये जीविका दीदियों को। ओवरऑल मैं ये सिर्फ 2 बातें यहाँ रख रहा हूँ, एसआईआर और जीविका दीदियों, लेकिन ओवरऑल बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर आपसे पूछा जाए पहली प्रतिक्रिया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप? मेरी पहली प्रतिक्रिया कि मैं टिप्पणी 1 सेकंड में करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं प्राथमिक कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं कुछ भी कहूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ। हमारी बहुत बुरी हार हुई है और ये स्पष्टता से मानना आवश्यक है, दुखद प्रसंग है, और इसमें जो कुछ भी करना है इसके कारण निकालने के लिए जी, उसमें आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, परीक्षण होना आवश्यक है। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं आपको जो अब कारण देने वाला हूँ उसका मतलब है कि मैं अनभिज्ञ हूँ इस बात से कि भाई ऐसी हार नहीं होनी चाहिए, किसी राजनीतिक गठबंधन में ऐसी हार नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा राजीव जी, ये दुखद तो है ही प्रसंग, लेकिन अचंभे वाला प्रसंग है। इतना मार्जिन मैं नहीं समझता किसी ने, और ये बात तो खैर सब्जेक्टिव है, लेकिन कोई बीजेपी या कोई जेडीयू के व्यक्ति से बात कर लीजिए, हमारे तो सब इधर उधर मिलते रहते हैं, बातचीत होती है, किसी ने भी ये इसकी अपेक्षा नहीं की होगी, नहीं की थी। और अगर आप बिहार के एक सोशल प्रोफाइल को देखें, सामाजिक जो उसका एक प्रोफाइल है, उसके अनुसार भी ये ठीक बैठता ही नहीं है किसी कारण से। बीजेपी और जेडीयू जो अभी हाल में इतना रिजल्ट हुआ था पिछली बार, एक तरफ रिजल्ट ऐसा था, दूसरी तरफ नीतीश बाबू की उम्र के साथ जो क्षमताएं कम हो रही हैं वो था, तीसरा बीजेपी का एक डिवाइसिव पोलराइजेशन का जो तरीका होता है उससे जो कई ग्रुप्स हैं, और ख़ासतौर से बिहार की प्रोफाइल में वो एकदम संतुष्ट नहीं है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए जो डिग्री है, हार को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डिग्री ऑफ हार को कोई नहीं समझ सकता, एक बात। दूसरी बात, मेरा खुद का ये कहना है, और आप कह सकते हैं कि हारे हुए व्यक्ति का होता है हमेशा, वो ठीक है, वो बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण अगर है, सिंगल कारण, तो वो है ये जिसको मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है, मैंने और जगह भी कहा है, आजकल अभी समय आ गया बोलने का कि ये एक सामूहिक भ्रष्टाचार का प्रक्रिया है। हमारे यहाँ भी बिहार के लोग हैं और लगे के लोग हैं, हमारे यहाँ झारखंड के लोग भी हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर ऐसी घोषणा क्यों नहीं होती कि 10,000 रुपये मिल जाए हमारी महिलाओं को। और बिहार के लोगों में जब इतने निकट चुनाव के मॉडल कोड हो, इतने निकट दिनों की फ़र्क है, अगर आप 10,000 रुपये का करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। और ये छोटी बात नहीं है, बिहार तो ठीक है, बिहार है, एक इलेक्शन है, लेकिन अगर ये बीमारी आपको नहीं, मेरे को भी लग गई, अगर कभी कभी तो मेरे को भी लग सकती है ना, जी, और इनको लग गई और पूरे 28-30 प्रदेशों में लग गई, तो आप एक धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड कॉन्सेप्ट का। और हमारे 1975 वाले जजमेंट से कहा गया है, राजनारायण इंदिरा नेहरू गांधी का जजमेंट है,
कि लेवल प्लेइंग फील्ड अति आवश्यक है, क्योंकि वो एक अभिन्न हिस्सा है चुनाव का। चुनाव अभिन्न हिस्सा है डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी अभिन्न हिस्सा है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो आप इस सामूहिक भ्रष्टाचार की प्रक्रिया से मूल ढांचे को परिवर्तित कर रहे हैं। और अगर फ्रैंकली इसका जो दूरगामी दृष्टिकोण ये है कि अगर ये बात बैठ गई तो आप देखेंगे कि एक से एक स्टेट एक दूसरे से कम्पीट करना शुरू कर देगा, और फिर धज्जियाँ उड़ जाती हैं आपके चुनाव की। वैसे भी देखिए, चुनाव की नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुकी है। कई प्रदेशों में जितना खर्चा होता है, मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, खासतौर से नाम आते हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में एक असेंबली का जो खर्चा आता है, वो कोई आम आदमी जो बहुत सशक्त हो, जो बहुत जुझारू हो चुनाव में, जो बहुत लोगों के लिए काम करना चाहता हो, कोई लड़ नहीं सकता। तो वो तो एक हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन इस प्रकार से उसके ऊपर आप सामूहिक रूप से इस प्रकार की चीज़ करेंगे, और इसके साथ साथ और कई 10,000 तो आपने सुना सबसे बड़ी चीज़, कई सारे और घोषणाएं होती हैं। तो मेरा इस पर स्पष्ट सुझाव, मैं हर चीज़ को मानता हूं कि सिर्फ बोलने से फ़ायदा नहीं, उसका कोई हल भी निकालना पड़ेगा। उसका हल एक ही हो सकता है जी, और वह हल आएगा नहीं, क्योंकि कई लोगों को सूट नहीं करता है, कुछ को सूट करता होगा। तो ये सब सामूहिक रूप से ज़रूरी है, वो आने वाला नहीं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप को एक कानून बनाना पड़ेगा, या कम से कम नीति घोषणा करनी पड़ेगी कि 6 महीने पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने से, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक अल्प विंडो होता है 6 हफ्ते का जी, उसके 6 नहीं कही तो 4 महीने मान लीजिए पहले से, कोई भी वित्त से संबंधित सीधे उसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी, वित्त से संबंधित सीधे ट्रांसफ़र की स्कीम्स को घोषित नहीं कर सकते आप। और कई घोषणाएं हो सकती हैं, बिल्कुल, थोड़ी वो भी प्रभावित करती हैं, लेकिन उनका इतना सीधा प्रभाव नहीं होता है। जो सीधा वित्त में आपके हाथ में आने वाली बात है, वो घोषणाएं नहीं हो सकती 6 महीने पहले तक। मतलब सरकारी खजाने से पैसा निकाल के, सरकारी खजाने से नहीं, सरकारी खजाने से निकाल के जो वित्त ट्रांसफर की घोषणा है। फाइनेंस के कई फॉर्म्स होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, आपको कोई लोन दे दिया 0% इंटरेस्ट में, वो भी एक वित्त ट्रांसफर हो गया जी। ये आप उसमें एक्सेप्शन रखेंगे कि आपने एक नया स्कीम बनाया हाईवेज बनाने का, ब्रिजेस बनाने का, वो प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। मैं ऐसा एक ड्राफ्टिंग कर सकता हूं जिससे आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ देना ये एक गलत होगा। और तीसरी बात बिहार में कि ये जो ध्रुवीकरण का प्रयत्न हुआ है जी, प्रयत्न क्या मतलब बड़ा साफ ही हुआ है, स्पष्ट हुआ है। और उसके साथ साथ हमारे जो कई मित्र हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, ओवैसी साहब वगैरह, उनका जो असर हुआ है जी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इससे फ़र्क पड़ा है। जी जी। हाँ। देखिए, एक आपने बात की है कि लेवल प्ले फील्ड डिस्टर्ब हुई है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये बात बहुत अभी तक आई नहीं है बहुत पुख्ता तौर पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शेड्यूल अनाउंस होता है, उसके बाद से ही होता है। लेकिन अब जो देख रहे हैं हम, और कितना भी छोटा राज्य हो, कितना भी कम बजट हो, उसके सरकारी खजाने में इतना पैसा होता है कि विपक्षी पार्टियां कभी भी उसको मीट नहीं कर सकती। यही तो बात है, यही तो मूल मुद्दा है प्रशांत जी। आपने कैसे रूल बना रखे हैं, आप समझिए। आप इसका, इंदिरा गांधी क्यों अनसीट हुई थी इलेक्शन में, आपको मालूम है? यशपाल कपूर ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस इस्तीफे के पहले कुछ गाड़ियों जीपों का प्रयोग कर दिया था। हाँ, इस्तीफा मंजूर होने से पहले। हाँ, ये तो आज तक कोई सोचता भी नहीं है, छींकने ऐसी चीज़ है जी। उसके क्यों ये रूल बनाए हैं कि आपके पास, हम जानते हैं कि सत्ता है, सत्ता के पास प्रबंध है, और वो सामग्री जो है उसका, आप गाड़ी की बात कर रहा हूँ, पुलिसमैन की बात कर रहा हूँ, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के आप ऑफिशियल उस पर फ्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी कंसिडरेशन होते हैं वगैरह, प्राइवेट प्लेन चार्टर करनी पड़ती है। तो ये उधर से शुरू होके सूक्ष्मता से उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। आजकल तो हम ये इस बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और समझिए आप, जब राजीव ने देखा कि प्रशांत ये चुनाव जीते हैं, और सिंघवी ने देखा कि प्रशांत ये चुनाव जीते हैं, तो सिंघवी भी करेगा ये अगली बार। मेरा छोटा प्रदेश होगा, मेरे पास कम होगा, ये भी करेंगे। राजीव भी, इनका मीडियम प्रदेश होगा। कोई प्रदेश होंगे बहुत साधन वाले, तेलंगाना जैसे, वो बहुत बड़ा करेंगे। पॉलिटिकल एनालिसिस में हम लोग जिसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं,
वो अब गुजरे ज़माने की अब बात वो हो गई। ये जो प्रो इनकम्बेंसी को इतने गर्व के साथ घोषणा करते हैं, वो प्रो इनकम्बेंसी है वास्तव में या लालच है, लुभाव है, एक डैंगल कर रहे हैं आप कैरेट, और इसका किसी ने देखा नहीं है पूरी तरह से कब तक कहाँ तक आप इसको प्रमाणित करेंगे, वो तो बाद में देखी जाएगी बात। जी जी देखिए, राहुल गांधी वोट चोरी के बाद उठा रहे हैं 2-3 पॉइंट में कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं राजीव जी, जी इसके 2-3 पॉइंट क्या होने चाहिए। एक तो आपने कहा कि लेवल प्ले फील्ड, और 6 महीने पहले या 3 महीने पहले फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया जाए। ये तो मैंने बड़ा स्पष्ट चीज़ कही। हाँ। ये मॉडल कोड ऑफ उसके अलावा conduct- 1-2 बातें हाँ, और मॉडल क्या कोड हो ऑफ conduct सकती जब हैं? आया था तो इसकी सबसे बड़ी सशक्ता थी कि ये कानूनी नहीं है, ये एक लिखित एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। अब जिसका दुरुपयोग हो रहा है और जिस प्रकार से चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रहा, समय आ गया है कि कानून बनाना पड़ेगा। पॉइंट 1 आंसर आपका, एक ढांचा होना पड़ेगा जिसमें स्पष्टता हो, व्यापकता हो और सब कुछ हो। बी, इसके लिए सामूहिक बैठ के एक करना पड़ता है, जो सहमति मुझे कई पक्षों से नहीं लगती क्योंकि उनको सूट नहीं करता है। तीसरा, इन 2 चीज़ों के अलावा जिसमें कि वित्तीय स्थानांतरण की बात है, आपको मिडिल लेवल की और कई चीज़ों की कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री किस हद तक मशीनरी को यूज़ वास्तव में करते हैं मूवमेंट पे। आज देखिए, जब आपने जिस तरह आप ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स के प्रकार के करते हैं, आप ये प्रकाशित है कि जितना बीजेपी खर्च करती है सब पार्टियां मिला के उसका एक 5वां हिस्सा नहीं करते हैं, क्षमता ही नहीं करने की। इसको भी देखना पड़ेगा। सब लेवल प्लेइंग फील्ड के ये फैक्टर्स है। जी, और कैंडिडेट का खर्चा, पार्टी का खर्चा जो अलग-अलग है, नहीं, अंततोगत्वा उसको उसको मिलाना पड़ेगा। अंततोगत्वा आपको शायद स्टेट फंडिंग करनी पड़ेगी। मैं स्टेट फंडिंग के पक्ष पे नहीं था पहले, क्योंकि स्टेट फंडिंग पहले मतलब होता कि आप अपना गलत काम का पैसा भी इस्तेमाल करते, ऊपर से स्टेट फंडिंग भी लेते। जी जी। अब स्टेट फंडिंग का फ़ायदा ये होगा कि जितना आप खर्च करेंगे अपनी सीटों के अनुसार, उतना उस प्रपोर्शन में उससे कम मैं करूँगा, और उस प्रपोर्शन में उससे कम तीसरा आदमी करेगा, तो कोई सिस्टम रहेगा। आज तो बीजेपी कितना भी खर्च कर सकती है क्योंकि सत्तारूढ़ है, और ये तो प्रकाशित फिगर है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक आंशिक है, ओवरऑल जो उनके पास फंड्स हैं, जो डिक्लेयर्ड फंड्स की बात हो रही है अभी, जी जी, वो देश की सभी पार्टियों को मिला के 5 गुना ज़्यादा है। तो आप बताइए कि क्या लेवल फील्ड की आप बात कर रहे हैं। आज ये प्रकाशित हो गया है, हम लोग जो राजनीति में जानते हैं कि कुछ ऐसे असेंबली चुनाव है जिसमें कि 100 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है। 100। एक ज़माने में 5 जब होता था पार्लियामेंट्री के लिए तो आप चौंक जाते थे। जी जिस स्टेट में अगर असेंबली में 100 छू गया है तो आम होगा कि पार्लियामेंट में हो रहा है ये। अब बताइए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं कितना भी अच्छा जुझारू हूँ, जनसेवक हूँ, मैं कहाँ लड़ूंगा आपसे। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और ये अभी तक तो हम वोट चोरी के अलग चल रहे हैं। इसके ऊपर बैठा दीजिए एक निष्पक्ष ईसी जो नहीं है निष्पक्ष, एक स्वतंत्र ईसी जो नहीं है स्वतंत्र, जो चुनाव आयोग के अंदर के रिफॉर्म्स है। तो पुलिसिंग क्या होगी, इसकी भी तो पुलिसिंग करना होता है ना किसी को। आपने रिटर्न फाइल किया, कितना खर्चा किया, क्या किया, और ये एक हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट ही नहीं होता जो आप कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को बैठ के एक पूरा चेंज करना पड़ेगा ढांचा, और वो मेरे को लगता नहीं होने वाला है, क्योंकि कम से कम 1 या 2 पक्षों को ये सूट नहीं करता है। जब तक आप सत्ता में सूट नहीं करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही लोग जब अगर सत्ता से निकलेंगे तो बोलना शुरू करेंगे इसी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की वोट चोरी की बात हो रही है सिंघवी साहब, तो राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों एच फाइल्स बताया हरियाणा में कैसे वोटों की चोरी हुई। उससे पहले उन्होंने बताया कि कैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, कैसे कर्नाटक के अलंग सीट पे वोटों की चोरी हुई। जब वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं या ऐसे चोरी को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो 272 लोग सामने आ जाते हैं। ये जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, इसको लेकर भी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपसे जानना समझना चाहूँगा कि इसमें जो लोग हैं अब वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, लेकिन क्यों रोकने की कोशिश हो रही है? क्या वो जो आप पहले जो कह रहे थे कि कई लोगों को ये सूट नहीं करता है? मैं आपको इसके कई उत्तर देना चाहता हूँ। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने, यदि भी मैंने हाल में ही देखा है इसके बारे में। पहला मेरा उत्तर है यूजुअल सस्पेक्ट्स। इनकी क्रेडिबिलिटी मेरे मानने में देश में बहुत न्यूनतम है इस मुद्दों पे, क्योंकि वो पहले से एक मुद्दे में पक्ष ले लेते हैं
उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैं उनकी इंडिविजुअल इंटेलेक्ट और विवेक का आदर करता हूँ, लेकिन जब वो पक्ष लेके बैठे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्री मेडिटेटेड कहते हैं, उसके बाद ऐसी टिप्पणी करना बिल्कुल बेकार है। एक दूसरा, ये बताइए आप, ये लोग राजनीति में नहीं हैं, राजनीति में क्यों नहीं आते हैं, पब्लिक लाइफ में क्यों नहीं आते हैं? इनका क्या अधिकार क्षेत्र है एक सबक सिखाना या एक संदेश देना या एक उपदेश देना राहुल गांधी को? और नंबर 3, ये 272 हैं, इन्होंने एक टिप्पणी की है कि क्यों अलंग गलत था, क्यों वो कर्नाटक का नाम क्या था उस जगह का, वो गलत था, महादेवपुरा। ये तो बताया मैं, ये तो खुद चुनाव आयोग जैसी काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि तुम गंदे हो, तुम गलत हो, तुम राजनीतिक हो, तुम अब्यूजिव हो, सब कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि गलती क्या थी हमारे इस एनालिसिस में। यही लोग ये कर रहे हैं। और नंबर 5, आप नॉन गणतांत्रिक है, अगणतांत्रिक लोग हैं, अलोकतांत्रिक हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का पहला उद्देश्य, पहला उत्तरदायित्व है, राहुल गांधी की नहीं बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी एज लीडर ऑफ पार्टी की बात कर रहा हूँ, कि वो एक्सपोज करें जनता जनार्दन के सामने जो एक पक्ष है, वो तो सत्ता में नहीं है, वो उस पक्ष को कार्यान्वित नहीं कर सकते। उनको आप ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज बंद हो जाए, और आप खुद चुनाव में नहीं, आप हमको सबक दे रहे हो, आप खुद राजनीति में नहीं हो, आप खुद पब्लिक लाइफ में नहीं हो। तो ये आर्मचेयर उपदेश जो दे रहे हैं लोग, इनको कुछ सोचना चाहिए कि क्या ये गणतंत्र के विरोध काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये गणतांत्रिक आवाज, आप आवाज से असहमति कर सकते हैं? ये असहमति नहीं पकड़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप बोलो ही नहीं। हमने बोला चुनाव आयोग को, ये तो नहीं बोला कि आप गंदे हैं, हट जाइए, इसको एक्ट पास करके रिपील कर दीजिए चुनाव आयोग। हमने कहा कि साहब हमारे 5 ही इंस्टेंस हैं, और 5 सब्सटेंटिव हैं जो गांव के नाम लिए, जगहों के नाम लिए, और 5 प्रोसीजरल हैं कि जब हम बोलते हैं आपको कि हमको स्कैनिंग का फैसिलिटी दीजिए, तो आप हमको देते हैं ऐसी चीज जिसको स्कैनिंग नहीं कर सकते, PDF देते हैं। तो ये चीज़ों पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग सुन लो, इनको कुछ जवाब दे दो। आप बोलोगे, आप बोलो ही नहीं, आप उंगली नहीं उठाओ, ये क्या औचित्य हुआ? और आप अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हो। 272 लोग, तो क्या ये जो 272 लोग हैं, इनको किसी ने तो कोऑर्डिनेट किया होगा ना? ऑफ कोर्स किया होगा, इसको बोलने की बात तो इसमें सरकार भी हो सकता देखिए, है। लोग घास नहीं खाते हैं, आम आदमी भी कोई ऐसा मूर्ख नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। ये अचानक उठ के एक साल आगे करने की आपको मेरा सवाल ये कि क्या आपको लग रहा है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट है सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से? मैं तो कहता हूँ कि ये मतलब थोड़ा आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। तो मैं उसी कहीं आपको भय है, कहीं ना कहीं आपको हिचक है, इसका मतलब तो आपने एक तरह से और अटैक कर रहा है कि 272 लोगों को ऑर्गेनाइज करोगे, लिखें ये। तो इसका मतलब कि वोट चोरी का जो मामला है वो तथ्य है, सब्सटेंस है, सीरियस। और इसका मतलब ये भी है, चुनाव हार गए बोलते नहीं साहब, आप वोट चोरी के बाद भी चुनाव हार गए बिहार, वो आप बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पक्ष को और चुनाव आयोग को ये लग रहा है कि इस संस्था में आस्था कम हो रही है, विश्वास कम हो रहा है। ये उनको भी लग रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं, हाँ, कि जो हमारी छवि थी, हमारी जो एक स्टेटस था, वो धूमिल हो रहा है। SIR पे आना चाहूँगा। हालांकि अब वो एक व्यापक रूप में देख रहा हूँ पूरे देश में, अब तो धीरे धीरे लागू हो रहा है, अभी 12 राज्यों में है। बिहार की चर्चा हम कर रहे थे, बिहार से ही उसकी शुरुआत हुई SIR की, और बिहार में बड़े चौंकाने वाले भी कुछ आंकड़े आए हैं। कांग्रेस पार्टी केरल विंग ने, आपकी पार्टी ने एक बहुत शानदार आंकड़ा दिया, जिसमें 128 सीटें वहाँ NDA ने जीती हैं, जहां SIR में ज्यादा डिलीशन हुआ, 128 सीटें। और ये कहना है कांग्रेस केरला का कि 74 सीटें ही अपने दम पे NDA जीत कर आई है, बाकी 128 सीटें। मैं भी देख रहा था चुनाव आयोग के उसमें जाकर, तो वहां देख रहा हूं कि 5 डिलीशन, टॉप 5 डिलीशन, उसमें से 4 में NDA की जीत है, 5 टॉप एडिशन, उसमें भी 4 में NDA की जीत है, यानी 10 में से 8 सीटें NDA की जीत है। अब चूंकि वो तो बिहार की कहानी खत्म हो गई, बिहार में चुनाव हो गया जो भी था। देखिए, बहुत सीरियस और गंभीर एक, ये स्टडी सही है नहीं अलग बात है जी, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा आप उठा रहे हैं जी। हर चीज सैंपल ही हो सकती है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि साहब एक वेव थी जी, लेकिन वो जो है ना कहावत जेम्स बॉन्ड की, जो बहुत शौक है यूज करने का, कि भाई ये ऐसी कैसी कोइंसिडेंस है
कोइंसिडेंस है कि 4 यहाँ भी जीत गए, आप 4 यहाँ भी जीत गए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ डिलीशंस हुए। उसने कहा था उस फिल्म में, जेम्स बॉन्ड की फिल्म है, कि फर्स्ट टाइम इज हैपेंस्टांस, सेकंड टाइम इज कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इज एनिमी एक्शन। तो ये हम लोग डॉक्टर साहब थे बिहार में, हाँ, और करीब 8 दिन हम थे। लोग 8-10 दिन थे वहाँ, और लगभग 3000 से ज्यादा किलोमीटर, मतलब 75% बिहार हम लोगों ने वो किया। हमें लहर ऐसी 90% स्ट्राइक रेट वाली लहर मैंने भी डिग्री की नहीं बात दिखाई की ना, दी। डिग्री का फर्क पड़ता है। देखिए, हारना एक चीज़ होती है, लेकिन कुछ न कुछ संदेह आपके कान खड़े तब होते हैं जब ऐसी डिग्री आती है। तो और आज के गणतंत्र में मैं नहीं समझता, मैं अपेक्षा भी नहीं रखता कि आप बीजेपी हैं, आपसे इसमें कुछ टिप्पणी आए या आप इसमें सुधार करें। तभी तो संविधान था, एक संविधान ने एक निष्पक्ष आयोग बनाया है। हम कहाँ जाएं? आप कोर्ट जाओ। अरे भाई, कोर्ट थोड़ी चुनाव आयोग। हमको छींकना हो तो कोर्ट क्यों जाएं? जी, प्राथमिक हमारा प्रदर्शन होगा आपके सामने। जी। आप अपनी अवहेलना क्यों कर रहे हो? क्या आप इंस्पायर कर रहे हो कॉन्फिडेंस? आज विश्वसनीयता आप अपने आप सोच लीजिए कि जो है आपके, उसके लिए आप बेचारे राहुल गांधी को क्यों डांट रहे हो? वही वाली बात है भाई, शूट द मैसेंजर, जो संदेश है उसको इग्नोर कर दो। यही कर रहे हैं 272 लोग भी, शूट द मैसेंजर। संदेश पे एक शब्द नहीं बोला है। हाँ, उस पे एक शब्द नहीं, 272 लोग। तो बिहार जो कि पहला प्रोडक्ट आया SIR का, हाँ, अब SIR बाकी जगह भी है, तो क्या यही ट्रेंड रहेगा? देखिए, इसीलिए विचलित लोग हैं। आप समझते हैं कि लोग विचलित हैं क्योंकि विपक्ष के हैं। ये लोग बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, और कोई आदमी बंगाल में है, तो कोई तमिलनाडु में है, तो कोई केरला में है। जी जी। इन्होंने भी पहले भी तो बीजेपी को झेला है, सामना किया है। वाजपेयी जी के पहले भी जनता दल को भी किया है, लेकिन ऐसे उनको अविश्वसनीयता या अविश्वास कभी नहीं था। ये बहुत गलत चीज़ है देश के लिए और राजनीति के लिए। हर चीज़ को मजाक से उड़ा देना और नकार देना, ये किसी सरकार ने नहीं किया पहले। अब आप लीजिए, जितने और हो रहे हैं वो भी इन्हीं आंकड़ों पे जाएंगे ना। जैसा अब इन्होंने जो अब अगर केरला में ये सर्वे हुआ है, केरला कांग्रेस का तो है। कांग्रेस का है, ये कोई ना कोई, हमको ये मतलब नहीं कि कांग्रेस का है, आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए, सिर्फ ये सिद्ध कर दीजिए कि गलत है। जी, राइट। या ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है हमने। अगर आप नहीं करते तो आप संदेह बहुत बढ़ा रहे हैं। वो संदेह कम नहीं होने वाला है 272 वाले टाइप रिएक्शन से। और ये चीज़, इस प्रकार की चीज़ से तो पूर्ण विश्वास हो जाता है, लोग सब जानते हैं। देखिए हर चुनाव का एक सामाजिक प्रोफाइल होती है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो बंगाल में लागू है, कुछ हद तक केरला में है, ज़रूरी नहीं कि वो पंजाब में भी लागू है जी। तो जहाँ SIR का असर पड़ता है या दुष्प्रभाव पड़ता है, वहाँ हम जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वहाँ से 20-20 वर्ष तक बसे हुए लोगों जिनको आप बांग्लादेशी कह के लताड़ दो। तो ये उन प्रदेशों में तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी जरूरी है। हमारे पास सतर्क है ही नहीं। लेकिन बिहार में तो घुसपैठिए मिले नहीं। घुसपैठिए नहीं मिले, चलिए घुसपैठिए तो खैर मिलने होते तो इतने दिनों से आप कह रहे हैं कि इतना सशक्त गृह मंत्रालय है तो कुछ करना होता। लेकिन ये जो लिस्टें की बात कर रहे हैं आप कि इतने बड़े बड़े नाम बदले, वहाँ पर ये परिणाम कैसे मिले? लेकिन सिंघवी साहब, आखिर सॉल्यूशन क्या है? ऐसे में तो विपक्ष हारता जाएगा। ये तो बड़ा पेचीदा प्रश्न है। इसका मेरे विपक्ष पास जवाब विपक्ष के नहीं। सामने जो आप कह रहे इसका हैं, मतलब एक जवाब तो ये है कि गणतंत्र में, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये बैठता रहता है लोगों के दिमाग में, जी। और कहीं ना कहीं वो रिएक्शन वापस आता है। लेकिन मैं पूरा सहमत हूँ कि होते, जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। जी, तो इतना लॉन्ग रन नहीं चाहिए ना, राजनीति में भी नहीं होता इतना लॉन्ग रन, और न कहीं सही। दो चीजें आती हैं सिंघवी साहब, एक कोर्ट जहां आप रोज 2-4 होते हैं, और दूसरा जनता की अदालत। एक जो न्यायपालिका है उधर बढ़ते हैं, थोड़ा इन चीज़ों के साथ साथ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ न्यायपालिका में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक तो CJI साहब अब 23 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके कार्यकाल की भी समीक्षा थोड़ी सी आपके ज़रिए हम सुनना चाहेंगे। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे, उस पर भी आना चाहेंगे हम। और तीसरा यहाँ तक, कोर्ट तक इसलिए आया
क्योंकि जो सवाल आपके सामने लेके आया था कि आखिर इसका क्या, इसमें तो विपक्ष हारता जाएगा और आपके सामने तो क्या कोर्ट से, जो आप कह रहे हैं कि चीखेंगे भी तो कोर्ट क्यों जाए। इन दोनों मुद्दे पे आने से पहले इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोर्ट ही विकल्प बचता है। आपकी देखिए, कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग और कोर्ट उस मामले में भिन्न नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ स्तंभ बनाए थे। एक स्तंभ था सीएजी का। तो कल तो आप कहेंगे तो अकाउंटिंग भी बैठ के करो, भी सुप्रीम कोर्ट करो अकाउंटिंग भी। सीएजी क्या करता है? अकाउंटिंग करता है, बड़ी पेचीदा अकाउंटिंग करता है। जी। वहाँ आप अपनी अवहेलना कर देंगे अपने उत्तरदायित्व की, वो भी कोर्ट तो कर ही सकता है जी। उसके बाद बनाया एक स्तंभ ईसी का, उसके बाद बनाया उच्चतम न्यायालय का, उसका बनाया उच्च न्यायालय का। ये सब बराबरी के स्तंभ थे। ये अलग बात है कि जुडिशियल रिव्यू के कारण उच्चतम न्यायालय थोड़ा आगे आ गया है, लेकिन स्तंभों में कोई फर्क नहीं था। ये हमारे गणतंत्र के स्तंभ थे और ये सरकार से कोई नाता नहीं रखते थे। ये गलत फहमी थी और तो चला ज़्यादातर इस तरह से। ऐसा इतना ज़्यादा विकृतता तो पहले थी नहीं कभी भी। अब जब मैं ऐसा बोलता तो बोलते कि आपने चुनाव आयोग के नियुक्त को किया था मंत्री, किया, गलती की होगी हमने, लेकिन तब भी चुनाव आयोग की हालत नहीं थी। ये आंसर देना ज़रूरी है। अब इसमें आते हैं कि, और एक चीज़ और ध्यान रखिए राजीव जी, एक लोग जो नहीं समझते हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, इस प्रश्न का एक बड़ा दूसरा उत्तर भी होता है। कोर्ट का एक सिस्टम होता है। हर चीज़, हर संस्था अपने एक इकोसिस्टम में काम करती है। अगर कोर्ट ही जाने तो कोर्ट्स पे ट्राइब्यूनल को बनाया आपने? आज सैकड़ों ट्राइब्यूनल है देश में, तो क्यों नहीं आपने कोर्ट पे थे सब? ये 90% जितने पावर्स थे कोर्ट में थे, उनको कोर्ट से हटा के ट्राइब्यूनल में डाला। क्यों? कोर्ट ही जाना चाहिए फिर तो। कोर्ट में समय सीमा होती नहीं है। आप जानते हैं, लकी हैं तो 6 महीने, 1 साल, पार्टली अनलकी हैं तो 2-3 साल, और जेन्युइन है तो जनरल है तो 5 साल से ऊपर की बात करिए। खैर मैं 20-30 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कैटेगरी है। दूसरा, खर्चा। बट सबसे ज़रूरी समझना है कि कोर्ट इंडिविजुअल केसेस डिसाइड करता है। सामूहिक केसेस करने में बड़ा मुश्किल होता है कोर्ट को। तो राजीव रंजन के साथ कुछ हादसा हुआ है तो वो याचक बन सकता है, उसको हल मिल सकता है, वो हार सकता है जी। आपको प्रशांत टंडन को अगर गलत रूप से हटाया है तो वो याचक बन सकता है, जीत सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि सैकड़ों लोगों को आप कुछ कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करिए, उसके लिए कोर्ट इक्विप्ड नहीं होता है। तो कोर्ट क्या करता है? पहले कहता है कि साहब वहाँ जाइए, हाई कोर्ट जाइए, या कहता है कि आप चुनाव आयोग जाइए, या कहता है कि साहब हम ले रहे हैं इसको ऊपर तो हमें कुछ सिद्धांत रखेंगे, हम निटी-ग्रिटी में नहीं जाएंगे। तो जो प्रक्रिया ही ऐसी है कि कोर्ट के लिए उचित नहीं है। तो ये एक, और कई बार ऐसा होता है कि गलत चीज़ को कोर्ट में ले जाओ तो वो लेजिटिमेशन फंक्शन हो जाता है। कोर्ट ले गए, याचिका डिसमिस करवा दी, कोर्ट ने अप्रूव कर दिया साहब सब कुछ जो गलत था। अगर यही है, जितना आप इतना ज़्यादा बोलते हैं जो लोग जानबूझकर, आप गणतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। लोकतंत्र की सिस्टम्स एक पिलर स्तंभ पे खड़ी नहीं है, कोर्ट वाली पे। आप इनफैक्ट लोकतंत्र को इतना वीक कर रहे हैं कि एक पिलर खड़ा रहेगा बस सिर्फ। ये गलत अप्रोच ही गलत है। जी। ये बात सही है आपकी कि जहाँ हमको कोई विकल्प नहीं मिलता है, जनता की अदालत में 5 साल लगते हैं, तो इसलिए हम कोर्ट जाते हैं। और कोर्ट्स में हमको वो इंडिविजुअल केस में इन सीमाओं के साथ समय व्यर्थ करने के बाद, खर्चे के बाद कुछ हल मिलते हैं, जिससे आज सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये सही नहीं है संतुलन, ये संतुलन विकृत हो गया है। लेकिन एक बात बताइए कि और कोर्ट में बहुत विकृतियां हैं, तो इसे समझना कि कोर्ट जाके हल सही मिलेगा वो भी गलत है समझना। डॉक्टर सिंघवी, आपने तो लंबी प्रैक्टिस में न जाने कितने सीजीआई देखे, और अब जस्टिस गवई रिटायर हो रहे हैं, इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? खासकर ये वाला जो फैसला है जिसकी चर्चा भी राजीव जी कर रहे थे। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो वैसे मैंने तो अब 5-6-7 साल में 50 साल हो जाएंगे प्रैक्टिस में, तो कई सारे अपने आप भी याद नहीं रहते कितने CGIs देखे हैं। मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि आप लोग तो आवागमन में, हम लोग परमानेंट हैं यहाँ। अब इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जिक्र आप दोनों ने किया, ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। मैं लीड काउंसिल था जस्टिस पार्डीवाला वाली खंडपीठ में भी, जिससे शुरुआत हुई तमिलनाडु की, और इस 5 जजेस वाली संवैधानिक खंडपीठ में भी मैंने ही ओपन किए थे आर्गूमेंट। तो आप जितना मैं कह रहा हूँ उसको एक हारने वाले व्यक्ति के हिसाब से डिस्काउंट कर सकते हैं। पहली बात।
दूसरी बात, इसमें बहुत पेचीदा संवैधानिक मामला है तो आपके लोग बोर हो जाएंगे, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, तो लंबी चौड़ी इसमें 2-4 घंटे की डिस्कशन हो सकता है। लेकिन मूल सरल तरीके से बताऊं अगर आपको, तो क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं जिसको मैं जजमेंट क्रिटिसाइज कर रहा हूं। नंबर 1, जस्टिस पार्डीवाला ने एक ज़मीनी सच को एड्रेस किया था। जस्टिस पार्डीवाला के सामने जो पूरा डिबेट हुआ, जो हमने कई दिनों तक बहस की, वो ये था कि इतने लेक्चर करके, इतने सिद्धांत शूट करके, इतने उपदेश देके, इतने रेटोरिक देके रिजल्ट क्या आ रहा है। अच्छा, इसका रेफरेंस देते हैं दर्शकों के लिए। हाँ। कि उन्होंने जो जजमेंट दिया था कि आप कोई बिल अगर असेंबली में पास किया है तो उसको गवर्नर अनंत काल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, उसको 3 महीने के अंदर उसको तो उन्होंने क्यों, करना होगा। मैं इसको जरा बताता हूँ उल्टा, कि इस बार जो संवैधानिक खंडपीठ है, उन्होंने जो मुख्य 4 मुद्दों पे जी। एक असहमति व्यक्त की है। एक तो कि समय काल नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं कि जल्दी करो, हम ये भी कह सकते हैं क्यों नहीं किया, लेकिन हम समय काल नहीं देंगे। दूसरा, अगर उस समय काल में या बहुत लंबे समय में भी, समय काल छोड़ दीजिए, 1 साल तक भी आपने नहीं किया पास, तो भी डीम्ड एसेंट नहीं होगा, ये इस खंडपीठ ने संवैधानिक से। हाँ। तीसरा, कि वो पारित करे, वो माननीय राष्ट्रपति को भेजें या वापस भेजें, ये उनका पूरा डिस्क्रेशन होगा। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जहाँ की फ़र्क है वो निर्णय से, मूल रूप से। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये गलत है। ये बात सही है कि संविधान में कोई समय काल नहीं है, ये बात सही है कि डीम्ड एसेट बहुत एक चौंकाने वाली चीज़ लगती है, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है कि पार्डीवाला साहब ने ये प्रक्रिया शुरू की थी एक हल निकालने के लिए। जब हमारे और एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि संविधान बनने से लेकर आज 75 वर्ष बाद तक हर वर्ष, हर 5 वर्ष, हर 10 वर्ष बदलता है संदर्भ के अनुसार। संविधान अगर स्टैटिक होता या एक अक्षर होता जो आपने पत्थर की लकीर बना दिया है, तो हमारा कोई संविधान ही नहीं होता। हर चीज़ डेवलप हुई है जी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कानून का जहां आपने नए आयाम, नए कानून, नए सिद्धांत, नए फैसेट्स नहीं लिखे हों, जो कहीं नहीं लिखे थे किताब में। क्यों लिखते हैं आप वो? क्योंकि आप आज की विकृतियां देखते हैं जो बाबा साहब ने कभी देखी नहीं थी। उनको, बाबा साहब को क्यों आप गाली दोगे कि नहीं देखी थी? कोई भगवान तो नहीं थे कि वो देख लेंगे कि क्या होगा। वो ऐसे आदमी नहीं थे कि सब कुछ समझ सकते थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, हमने उसको विकृत किया। अब उस विकृतता को सही करने के लिए पार्डीवाला साहब ने ये कहा था। अब आप इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीजिए। इन्होंने कहा है कि जल्दी, और उसमें लिखा है संविधान में 200 में, एज सुन एज पॉसिबल। इस जजमेंट में भी लिखा है कि शुड बी एज सुन एज पॉसिबल। 5 साल तो छोड़िए, आप 5 साल छोड़िए, 1 साल क्यों होना चाहिए? 1 साल भी नहीं हो सकता। 6 महीने क्यों होना चाहिए? मैं स्टेट हूँ, मैं कानून कह रहा हूँ कि मुझे आज इन स्कूल्स को समर्थन देना है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। जी जी। बच्चों को देना है कुछ चीज़, सब्सिडी, उनको फ्री लंच है, कुछ भी करना है, कानून करना पड़ता है। अब ये भी माना कि एक बयान में 2 तलवार नहीं, सुपर सीएम नहीं है ये, मैं सीएम हूँ, चुनावित मैं हूँ, आप सुपर सीएम नहीं हो, आप एक नॉमिनेटेड गवर्नर हो। जो सीएडी में कहा गया था कि एक बयान में 2 तलवार नहीं हो सकती जी, ये भी माना है उन्होंने। अगर ये बात है तो मेरा विवेक है। एक कहावत है कि इलेक्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू डू रॉन्ग। यस, क्योंकि वह गलती करने का हक मेरे को दिया गया है, और अगली बार आप मुझे फेंक देंगे बाहर। इसका तो ये नहीं कि ये हक ये ले लेंगे गलती करने का। तो मैं ये पारित करने के लिए भेजता हूँ आपको। इसमें तो 6 महीने भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। इसमें तो 2 महीने भी बहुत ज़्यादा है। अब आप, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा हमेशा, लेकिन आप सिर्फ इसलिए, और देखिए ये सब जगह ये सिर्फ हो रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जाना, ये किसी बीजेपी स्टेट में हो रहा है। ये तब होता है जब आपका रंग केंद्र में और मेरा रंग प्रदेश में अलग है, राजनीतिक रंग। तो ये अगर आप करने लगे कि साहब, हम ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चों को नहीं मिलना चाहिए ये चीज़, लेकिन लटका सकते हैं। लटका इसलिए सकते हैं क्योंकि अभी 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, और इनको, सिंघवी को श्रेय मिल जाएगा एक अच्छी चीज़ करने का। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इस तरह के सैकड़ों, हमारे तमिलनाडु में मैंने पहले केस किया पार्डीवाला साहब के सामने, 2-3 वर्ष के तो कई बिल्स थे जी। आप 5 वर्ष को कह रहे हो, मेरे हिसाब से तो 2 महीने भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पहली बात थी। अब एज सुन एज पॉसिबल आप बोल बोल के थक गए पिछले 5 साल से।
एज सुन एज पॉसिबल हुआ बिहार में, सॉरी पश्चिम बंगाल में एज सुन एज पॉसिबल शुरुआत हुई थी। पंजाब से मैंने शुरू किया था, मैंने की थी बहस जी। पंजाब में हुआ, एज सुन एज पॉसिबल तमिलनाडु में हुआ। तो ये एक ज़मीनी सच को छोड़कर एक पहाड़ पर बैठकर एक सिद्धांत घोषणा करने से कोई फायदा नहीं, ये पार्टीवाला साहब का मूल मंत्र था। और उसके बाद वो एक कदम आगे गए, शायद वो गलत हो सकता है, मैं ये भी मान सकता हूँ कि उसको हरा दीजिए आप, लेकिन समय सीमा को नहीं हराना चाहिए। उन्होंने एक कदम उसको आगे ले गए, डीम्ड एसेंट वाला आप, हाँ, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ पास किया वो मान लिया जाएगा, उद्देश्य सही उसको हटा था, दें। उनका उद्देश्य सही था। वो वॉक द टॉक कर रहे थे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जी जी। मैं आपको सब घोषणा और उपदेश दे दूं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दूं तो बेकार है, इसको फूट जाएगा। क्या होता है? अच्छा, वास्तविकता क्या है लिटिगेशन की? पहले मैं याचिका फाइल करता हूं कि मिस्टर गवर्नर राजीव नहीं कर रहे हैं, फिर उसमें नोटिस होता है, फिर वो जवाब देते हैं, उसके बाद बहस होती है और अंत में कोर्ट कहता है कि हम समझते हैं एज सुन एज पॉसिबल कर देना चाहिए आपको। गवर्नर नहीं करता है, गवर्नर नहीं करता है। आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं, समय सीमा तो है नहीं। सर आपने तो मुझे कहा नहीं था कि 1 महीने में करूँ, 2 महीने में करूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं समझता हूँ इसे पेचीदे मामले हैं, मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ। आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। वॉक द टॉक कहाँ होता है? 3-4 महीने तो बहुत लंबी चीज़ होती है बिल के लिए। 3 महीने में तो उसका औचित्य खत्म हो, वो सरकार खुद ही शायद विड्रॉ कर ले कि हमारी स्कीम बदल गई है। तो ये और ख़ास तौर से किया गया है इसलिए गवर्नर्स को, और ये इसका संदर्भ समझिए। बाबा साहब के वक्त में गवर्नर्स को उन्होंने कभी सुपारी एजेंट्स के हिसाब से नहीं माना था। 2013 तक मेरे कोई संदेह नहीं है इसमें कहने का, ऐसी गवर्नरशिप नहीं देखी थी हमने। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में हुआ पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, जो पश्चिम बंगाल अब हो रहा है, जो तमिलनाडु में किया है गवर्नर ने, जब तक कि हमारा जजमेंट, तब से चुप है वो, अब वापस शायद गरज उठेंगे। महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जहाँ की एक नागपुर के गवर्नर काफ़ी ठंडे थे, शांत बैठे थे, वहाँ भी। जी जी। तो मेरा कहना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? 3 चीज़ों, एक सिर्फ नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स पे, एक सिर्फ 2013-14 के बाद। तो इस प्रॉब्लम को एक व्यापक रूप से समझ के पार्टी वाला जी ने किया था। मैं समझता हूँ इन्होंने ये नहीं समझा। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो आप, मैं इसकी तो मैं निंदा करता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं भर्त्सना करूँगा इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट की संस्थापिक इंटेग्रिटी डाइल्यूट होती है जब आप उसमें एक प्रकार से इंट्रा कोर्ट अपील कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील नहीं है, ये भी कहा है कि जो तमिलनाडु का मैं जीता था वो चलेगा, इस जजमेंट में कहा है, क्योंकि वो जजमेंट अलग था, ये सिर्फ एडवाइजरी रेफरेंस है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर आप इस बात को मान लें तो जब भी सरकार किसी निर्णय से असंतुष्ट है वो एक नया प्रेसिडेंट रेफरेंस कर देगी। क्या आप सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ राजीव और प्रशांत की एक नई 5 जज की खंडपीठ सिंघवी वाली ओवररूल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही तरीका है, रिव्यू, और रिव्यू के बाद एक ही और तरीका है, क्यूरेटिव। अपील तो होती नहीं है। डी फैक्टो आपने एक प्रकार से कानून बदल दिया, वो निर्णय नहीं बदला। तमिलनाडु में वो जो बिल पारित हो गए वो चलेंगे, डीम्ड एसेंट हो गए थे कई सारे बिल्स हमारे जीतने से, वो चलेंगे। लेकिन कानून पूरे देश के लिए, तमिलनाडु के लिए भी बदला है आपने। कैसे बदला है? आपने हाईकोर्ट तो ओवररूल नहीं किया ना, आपने अपनी खुद की खंडपीठ ओवररूल की। इसका आप दूरगामी दुष्प्रभाव समझिए। इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ वन इंस्टीट्यूशन, हमारे पास 35 सुप्रीम कोर्ट नहीं है, 16 सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट है। आज आप बैठते हैं बेंच पे कन्वीनियंस के लिए। मैं उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम देख रहा हूँ, क्या है कि भारत का संविधान, शुरुआत यहाँ से हो रही है कि भारत संघ राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल है। फेडरलिज्म भी इसमें डिस्कस किया गया और मुद्दा है। ये अगर इम्प्लीमेंट होगा वर्बटिम, अगर लेटर एंड स्पिरिट में, तो राज्य तो कॉलोनी बन जाएंगे, असेंबली की कोई हैसियत नहीं है। मैंने सुपारी एजेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार नहीं कर सकता ज़्यादा फेडरलिज्म के अगेंस्ट, लेकिन जब केंद्र सरकार आपको अपॉइंट करता है और आपको ये सुपारी देता है कि प्रशांत जी इनकी लाइफ हेल्प कर दो, तब वो इनडायरेक्ट तरीके से कर सकता है। देखिए, सीधा सरकार के पास पावर नहीं है,
सिवाय लॉ एंड ऑर्डर या एक दो चीजें होती स्पेशल स्टेट्स में या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होता। मशीनरी अंततोगत्वा नीति पे सिर्फ आपका एजेंट कर सकता है, ये एजेंट के पास भी ज्यादा पावर नहीं है। विलंब का पावर बहुत बड़ा पावर होता है, ऑब्स्ट्रक्शन का पावर उससे भी बड़ा पावर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसको रिव्यू या क्यूरेशन पे होना चाहिए इसका। कहाँ होगा, अभी तो नया 5 जजेस की खंडपीठ है, एक समय आएगा जब होगा। समय हर चीज का एक इंटरनल रेक्टिफिकेशन होता है, लेकिन ये सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए बार बार आप दें उसको, आपको ओवररूल ये करें, इसको मैं ओवररूल वापस मैं करूं, ये थोड़ी अच्छा है। जी जी जी। लेकिन गवई साहब लीड कर रहे थे इस केस को, और गवई साहब चूंकि रिटायर हो रहे हैं, एक ये फैसला उन्होंने सुनाया है। ओवरऑल बहुत लंबा कार्यकाल इनका नहीं रहा, लेकिन इनके कार्यकाल को अगर देखा जाए तो कैसे देखते हैं? उत्तीर्ण। देखिए, मेरा जो निंदा है निर्णय की है, उस पर आप मिक्सअप नहीं करिए एक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ इन मामलों में, और अगर होता तो मैं बोलता। बहुत उनका लाइट टच है। लाइट टच का मतलब क्या है? मैं तो बोलता हूँ, उनको खुद मैंने कोर्ट में बोला कि वो प्रैक्टिकल आदमी है, जल्दी निर्णय देते हैं, मर्म में जाके देते हैं, गलतियाँ करते हैं लेकिन ब्लैक एंड वाइट सीधा रखते हैं। ये छोटी क्वालिटी नहीं होती है। आप अपने आप को उलझा के रखो, पेचीदा दाव चीज में सोचते रहो, इनडिसाइसिव हो, विलंब करो, विलंब सबसे बड़ी चीज वो नहीं। एक दूसरा, उनका अनुभव बहुत डाइवर्स है, तो उस डाइवर्स अनुभव से वो सीखे हैं और उनको वो प्रतिलक्षित करते हैं अपने निर्णयों में, जो कि एक जन सेवा जन सुझाव की चीज़ होती है जी। उनको वास्तव में मालूम कि कहाँ आपको दर्द हो रहा है, तो वो उस चीज़ को टच कर सकते हैं। वो एक आइवरी टावर के पहाड़ में बैठे हुए आदमी नहीं जो कि नहीं समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तीसरा, वो कई लोगों को साथ लेके चलने की एक खूबी होनी चाहिए किसी भी लीडर में। चीफ जस्टिस एक लीडर होता है, और में भी वो ज़्यादातर ये मैनेज कर लेते हैं कि लोगों को साथ, नहीं तो सुधार भी नहीं हो सकता, सुझाव भी नहीं चल सकते। तो कई ऐसे हमारे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो साथ लेके नहीं चल पाए लोग। एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि और आपका चौथा, इतना एक लंबा- सेकंड हाँ, में कि जी, उन्होंने बोल्ड निर्णय भी दिए हैं, जहाँ की मानव अधिकार, जहाँ की, और उसमें वो देखते नहीं कि सरकार के विरुद्ध है या सरकार के पक्ष में है। कई दिए हैं। बुलडोजर मैंने भी बहस की थी कई वकीलों के साथ, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा सबसे फेवरेट जजमेंट है। लेकिन सबसे बोल्ड वो खुद दलित हैं। अब दलितों में ये बहुत भावना तीव्र होती है कि किसी रूप से इस चीज़ को आप टिंकर तो नहीं कर रहे हो। उन्होंने एक सच्चाई कही है। क्यों, एक उन्होंने खुद ही कहा है, मैं तो उनकी बात की दोहरा रहा हूँ। अभी सच्चाई को किसी को हिम्मत चाहिए बोलने के लिए दलित समाज से, कि भाई क्यों एक चीफ सेक्रेटरी का लड़का और एक कृषि का लेबरर को बराबरी आरक्षण मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको बदलो या करो, मैंने कहा ये एक बोल्डनेस है मुख्य न्यायाधीश में, जो उन्होंने कही है, अपने निर्णयों में मैनिफेस्ट किया है, परिलक्षित किया है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है आप ही की बात से, क्योंकि इतना लंबा अनुभव आपका 50 साल से ज़्यादा का। बड़े अच्छे टैलेंटेड जजेस आते हैं, CGI बनते हैं, उसके बाद मालूम पड़ता है जैसे अब जस्टिस नागरत्ना 1 महीने के लिए शायद रहेंगी वो, तो ये कोई फिक्स टेन्योर चीफ जस्टिस का होना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का? देखिए, आपके कहने में कुछ वो है, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए होंगे उसके लिए, वो शायद हम कर नहीं पाएंगे। एक तो शुरुआत करनी पड़ेगी एज बदलने से, क्योंकि आप फिक्स टेन्योर देंगे तो दूसरे लोग पागल हो जाएंगे। अगर 65 में 1 साल दे दिया फिक्स टेन्योर, तो लोग तो बहुत अल्प आयु है, 65 बहुत अल्प है। खैर उसको छोड़िए। ये बात सही है कि एज भी शायद 70 कर देनी चाहिए वैसे भी जी, और उसके बाद आप इस बात को सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं सोच सकते आप। लेकिन दूसरी बात ये नहीं समझिए कि आप पावरफुल होने और अच्छा काम करने के लिए लंबे चीफ जस्टिस होने चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग जज हैं जिनका नाम लिया आपने अभी, जस्टिस नागरत्ना, और ये दुर्भाग्य है कि कम समय रहेंगी, लेकिन ये आ जाएंगी कोलिजियम में उससे काफ़ी पहले। तो नंबर 3 के पास कम क्षमता नहीं होती है। अच्छा, ये हम भूल जाते हैं। हर निर्णायक समिति में, हर निर्णायक कोलिजियम में वो भी होते हैं, नंबर 2 भी होते हैं। इनफैक्ट कुछ कोलिजियम में नंबर 5 से शुरू हो जाता है। तो वो कार्यकाल भी जोड़ना चाहिए अगर अच्छा करना है आपको। तो
और इसके लिए एक ज़रूरी आवश्यकता ये है कि मैंने तो कहा है पब्लिकली, आपके सामने भी कहा है कि एक 5 ईयर प्लान होना चाहिए जो सरकारों में होता है जी। इसमें 10 साल का प्लान होना चाहिए जिसको बैटन हैंडलिंग कहते हैं। आप मान लीजिए कि हम 15-20 मुद्दों पे असहमत हैं और असहमत रहेंगे हमेशा। 5 मुद्दे चुन लीजिए, 10 चुन लीजिए जिसमें कि आप सहमति करार करवाइए और अगले 5 मुख्य न्यायाधीश उन 10 मुद्दों में एक एजेंडा बना लें कि हम कंटिन्यू करेंगे। आप देखिए उसका सिनर्जिकल इम्पैक्ट। बहुत हद तक हमारा जो सुधार और सुझाव होता है नहीं चलता है क्योंकि हम बदलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ अपनी छाप छोड़ूं, जो इसने किया उसको मिटा दूं। आप चाहते हैं इसी तरह से इनके बारे में। तो ये चीज़ों से जिगजैग होता है। बट ये बात सही है कि ये अब 1-1 महीने 2-2 महीने का तो तुक्केबाजी होती है। बहुत अच्छी जजेस होते हैं लेकिन वो एज अ जज अच्छे कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश का उनको अवसर नहीं मिलता है, ये बात सही है। और मैं कहूँगा कि जो नाम लिया आपने आउटस्टैंडिंग नाम है। लेकिन पिछले दिनों न्यायपालिका को लेकर जो चर्चा होती रही है, जिस साख की बात शुरुआत में हम लोग कर रहे थे उसमें वो कमज़ोर न्यायपालिका की भी हुई है। क्या इस बारे में जजेस भी, चूंकि आप वहाँ रहते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चिंता उनमें भी है क्या कि साख कमज़ोर हो रही है न्यायपालिका की? मैं समझता हूँ कि इसका आभास निश्चित रूप से होगा। कोई वो लोग किसी जंगल में नहीं रहते हैं। और देखिए हर संस्था में अच्छे और बुरे भी तो होते हैं लोग। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा दुख तो जो अच्छे वाले उनको होता होगा। अब जो बैड एप्पल्स हैं, जहाँ भ्रष्टता है, भ्रष्टता पैसे की नहीं है लेकिन सरकार के प्रति ज़्यादा रुझान है, जहाँ एम्बिशन बहुत ज़्यादा अति तीव्र है, अब वहाँ पर विकार आते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसलिए हम तो कहा जाता है कि बार इज़ द बेस्ट जज ऑफ जजेस। जी। वो बात एक बहुत महत्वपूर्ण, जिन लोगों ने सूक्ष्मता से देखा है, हम लोग बैठ के 5 मिनट में बता सकते हैं आपको कि कोर्ट 1 से कोर्ट 17 के बीच में आउटस्टैंडिंग जजेस कौन है। अब मैं नहीं कह सकता, आपके प्रोग्राम में वो अलग बात है, लेकिन सब जानते हैं जो वहाँ के इकोसिस्टम में है। तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि उन लोगों की जिनके नाम आते हैं उस श्रेणी में, और वही सबसे ज़्यादा नहीं है उपलब्धि, अपमान है उन लोगों का जिनके नाम नहीं आते हैं। तो ये इसके लिए कोई तरीका नहीं है। अब कोलिजियम है सो है, सिस्टम जो चल रहा है उसमें कई चीज़ें छेदों के थ्रू निकल आती हैं और उसी के थ्रू अच्छे नाम भी आते हैं, लेकिन कई नाम आते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं जी। क्योंकि आखिर वकील से ही जज आता है और हाई कोर्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज आता है। ये समझना क्योंकि आसमान से टपक रहा है, ये गलतफहमी है। जी। पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आते हैं। हाँ, वापस चलते हैं राजनीति में। थोड़ी सी समय भी हो रहा है, मैं जान रहा हूँ आपको भी आज बहुत टाइट है। राजनीति पे आते हैं थोड़ा, और बिहार से शुरुआत की थी। चलिए बिहार होते हुए जरा नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण, जिस दिन बिहार जीते उस दिन नरेंद्र मोदी एक राज्य जीतते हैं, फूलों की बारिश होती है, आते हैं, भाषण देते हैं और कांग्रेस निशाने पे होती है। ये सामान्य है, लेकिन उसमें उस भाषण में एक बात और उन्होंने पहली बार कही है, कांग्रेस में स्प्लिट की बात कही। पूरा देखा सुना था जी। कांग्रेस में स्प्लिट की बात कर रहे हैं। ये नया शिगुफा इसे माना जाए या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? मैं पहले तो शुरू करूँगा कह के उनको बहुत बधाई देके, और इसमें कोई संदेह नहीं किसी को, देश में बड़े प्रखर मुखर डायनेमिक और हमेशा कुछ तो कुछ चीज़ में लगे हुए प्रधानमंत्री हैं और बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। चुनाव जीते हैं। मैं समझता हूँ वो अपने शोभा को, अपने स्टेटस को, अपने एक लेवल को थोड़ा कम करते हैं ऐसा करके। शायद अनायास ही हो, शायद उनको ये इसका आभास कम हो रहा, या लोग उनको एक प्रोत्साहित कर रहे हैं गलत काम करने को। विजय के एक कहावत है ना, ह्यूमिलिटी इन विक्ट्री, यस, हाँ, मैग्नानिमिटी इन डिफीट। जी जी। ह्यूमिलिटी इन विक्ट्री, इंट्रोस्पेक्शन इन डिफीट, ऐसे करके है। जितना आप जीते हो, एक अच्छी कहावत मुझे याद नहीं आ रही है, उस वक्त आपको ज़्यादा विनम्रता दिखानी चाहिए। ये मैं कोई नहीं होता हूँ उनको संदेश देने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनके जैसा व्यक्ति को ये समझना आवश्यक है। एक दूसरा, ये अप्रासंगिक नहीं लगती आपको कि आप हारे हैं, मैं जीता हूँ, मैं कहूँ कि आपका विघटन होना चाहिए, आपका ब्रेक होना चाहिए। अरे आप तो जीत गए हो। इतना थ्रेट परसेप्शन है अभी आपको कि एक यूनाइटेड कांग्रेस को आप झेल नहीं सकते। थ्रेट परसेप्शन इतना ज़्यादा बड़ा है
कि संतुष्टि तब होगी जब विघटन हो। इसकी आवश्यकता क्या है? अभी तो जीते हो आप, ये तो विक्ट्री स्पीच की बात कर रहे हैं। तीसरा, और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, ये बात उन्होंने इस बार कही, लेकिन ये हमेशा कही। तीसरा, इससे लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस मुक्त सरकार वाली चीज़ एक कोई कविता या कोई प्रासंगिक लेख नहीं है, ये वास्तव में इसमें विश्वास करते हैं। तो ये कहना कि साहब हम नहीं चाहते इस देश में कि एक पार्टी रूल हो, ये तो नहीं झलकता है। आप तो एक पार्टी रूल की बात कर रहे हो, जो इस तरह से बार बार आप लाते हो, टूटे, कांग्रेस मुक्त हो, फिर बाद में आप कहते हैं कि तो विचारधारा की बात कर रहे थे। नहीं, और एक प्रकार से हमारे को कॉम्प्लीमेंट है कि अभी भी हमसे आप थोड़ा झिझकते हो, हमसे थोड़ा भय 30%। लेकिन एक मीडिया है, इसको गोदी मीडिया कहा जाता है, हाँ, उसने प्रधानमंत्री के इस बयान को आह्वान के तौर पर ले लिया और वो लग गया। देखिए, कांग्रेस को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस उनकी पार्टी नहीं है, इसका कोई प्रसंग नहीं है। आप गोदी मीडिया को वैसे भी फीड कर रहे हैं, वो तो वैसे भी फीड चलता रहेगा, आपको उस स्पीच पे कहने की आवश्यकता नहीं है। और आपके कहने से ये हेसन होगा, आपके कहने से ये धीरे होगा, ये सब मेरे को समझ नहीं, इसका कोई संदर्भ या इसका प्रसंग समझ नहीं आता है मुझे। उल्टा मैं समझता हूँ इससे पूरे देश में एक फीलिंग होती है कि ये शोभा नहीं देता है। देखिए, उनके कोई बहुत लो लेवल के या मिडिल लेवल के भी कह दें तो मैं, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। अब उनका समय आ गया कि वो स्टेट्समैन बनना शुरू करें। 3 टर्म के प्रधानमंत्री को अब स्टेट्समैन लेवल पे जाना चाहिए। वैसे मैंने तो कांग्रेस को देखिए बतौर पत्रकार 80 के दशक से 90 के दशक से देखा बहुत करीब से। तो कांग्रेस में शशि थरूर के जैसे लोग हमेशा होते हैं। कांग्रेस में देखिए, तो क्या इसको माना जाए कि कांग्रेस के अंदर कुछ उथल पुथल है? मैं शशि थरूर जी के नाम पे नहीं करूँगा टिप्पणी, लेकिन कांग्रेस में पहली बात 1920 से 30 से 20 के भी पहले से मैं कहूँगा, अलग अलग विभिन्न विपरीतार्थक मतों का हमेशा से रहा है। आप जानते हैं राजपत राय जी और वो अलग अलग लोगों के क्या धारणाएं रही हैं, वो कैपेशियस रहा, गोखले जी का, नॉन गोखलेआइट्स का, वो सब चलता था हमारे। ये ही उसको माना गया है कि सबको संभाल के साथ लेने वाली रेनबो, कांग्रेस को हमेशा से रेनबो कोएलिशन कहा गया, एक पार्टी नहीं कहा गया है, एक बात, और उसको हम स्ट्रेंथ मानते थे। मैं ये बात से सहमत हूँ कि उस वक्त का आदर्शता और आइडियलिज्म कम हो गया है, होना चाहिए वो कम हो गया है। लेकिन कांग्रेस जब जब समय आया है तो फर्म रही है और उस कारण से टूटी है। टूटने के बाद जिसको आप कांग्रेस कह सकते हैं, उसकी क्या स्थिति रही है? ज़्यादा उसके बाद पुनर्निर्माण हुआ है, ज़्यादा बढ़ी है। तो ये समझना कि कुछ लोग उसको तोड़ के वीक कर देंगे, ये गलत है। अब जिसको जाना है, कहावत है कि अगर आपको जाना ही है तो आप कभी मेरे थे ही नहीं, तो जाइए, मैं आपको रोक तो सकता नहीं हूँ। लेकिन ये समझना कि उससे कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, 10 लोग जाएंगे, 5 लोग, कई लोग तो गए हैं ऑलरेडी। कोई एक शशि थरूर पहले व्यक्ति नहीं होंगे आप जिनका नाम ले रहे हैं बार बार, मैं नहीं कहना चाहता उनका नाम लेके, उन्होंने कोई ऐसा अभी तक संदर्भ नहीं दिया, लेकिन आपके नाम के ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ कि कई लोग गए हैं। तो कांग्रेस तो वैसी है, 3 प्रदेशों में अभी भी सरकार में है। अब उसके बाद ये कहना बार बार कि कांग्रेस एक कोई व्यर्थ नॉन एग्जिस्टेंट कांग्रेस मुक्त देश हो वगैरह, ये सब चीज़ें कहीं शोभा नहीं देती और गलत है, बल्कि ज़्यादा एक प्रकार से कांग्रेस को ऊर्जा देती है। वोट चोरी एक मुख्य मुद्दा दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और अगर तो आपको ये, आपको यानी बीजेपी को ये धारणा है कि इससे गांधी मुक्त भी हो, वो गांधी मुक्त कहते नहीं हैं। तो जो आपने देखा है कि इतिहास बताता है कि जब जब टूटी है कांग्रेस या उसमें विघटन हुआ है, तो गांधी परिवार की किसी मेंबर का ज़्यादा मजबूती आई है। हाँ, 69, 77 में कई बार और एनसीपी जब बनी, शरद पवार, कई लोग इंडिविजुअल नाम नहीं ले, कई बार लोग और महत्वपूर्ण लोग और बड़े लीडर गए हैं। हाँ, कांग्रेस बरकरार रही है और जो पीछे बचे हैं उनका हाथ ज़्यादा सशक्त हुआ है। तो ये चीज़ें कांग्रेस पे जो होना होगा, जो लिखा होगा तकदीर में होगा, लेकिन आपका कहना एकदम निरर्थक है और कोई संदर्भ नहीं रखता है। जी
ये मोदी जी ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि कांग्रेस की स्प्रिट का मतलब है कि गांधी परिवार का और मजबूत होना। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो मुद्दा है, समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन ये वोट चोरी पे आना चाहता हूँ। और क्या और आने वाले समय में इसमें और भी, जैसे बिहार का इलेक्शन, इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा जी। इलेक्शन चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि हम मुद्दा को गलत मान रहे हैं, बल्कि अभी दिसंबर को में घोषणा हुई है बड़े मोर्चे की इसी मुद्दे पे, क्योंकि जब आप 14 दिसंबर को आप 14 दिसंबर में हो रही है बड़ा रामलीला मैदान में, और इसमें एक मुद्दे को समझना आवश्यक है। ये मुद्दा ये है कि जब हमने 5, 7, 6 उदाहरण दिए हैं, ये सैंपल के रूप में है। आपने एक और उदाहरण आज ही जोड़ा है, हमारे केरला कांग्रेस वाला जी। इनके कारण हम इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकते। 272 लोग कहें या 2 करोड़ लोग कहें, हमको एक संतोषजनक आंसर दे दीजिए, स्पेसिफिक आंसर फैक्ट्स पे, तो हम इसको बंद कर देंगे। तब तक आप समझते हैं कि हम चुप बैठ जाएंगे, गणतंत्र के मूल के विरुद्ध है। और ये अलग बात है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पे अलग अलग स्लोगन होते हैं, वो अलग, लेकिन हमारा मूल मुद्दा रहेगा ही। मूल मुद्दा है वोट चोरी। जब तक ऐसे ऐसे उदाहरण आते रहेंगे तब तक ये मूल मुद्दा रहेगा। मतलब एक जो सबसे गंभीर बात है कि चुनाव दर चुनाव, और विपक्ष चुनाव में जीत की जगह चुनाव विपक्ष को हार नसीब हो रही है, और वैसे में ये मुद्दा ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल। देखिए राजीव जी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ ये, लेकिन अगर इसकी कोई चरम सीमा पहुँच गई कभी 1-2 साल में, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हादसे होने लगे, मैं 2 उदाहरण से 4, 4 से 8, 8 से 10 से 12, 15 हो जाए उदाहरण, तो कई पार्टियां अभी से कह रही हैं, छोटी पार्टियां, कि चुनाव लड़ें क्यों हम। एक निराशा अगर 10 मुख्य विपक्ष की पार्टियां नहीं लड़ती हैं चुनाव, आप समझिए क्या होगा हमारे गणतंत्र लोकतंत्र का। जी। आप बैठ के तालियां बजाइए अपने आप संसद में, खाली संसद में। ये होना नहीं चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर इस प्रकार के उदाहरण बिना जवाब के, बिना स्पष्टीकरण के, बिना प्रूफ टू द कॉन्ट्ररी के आते रहे, तो आस्था आपकी चुनाव आयोग तो कुछ भी नहीं है, आस्था आपकी गणतंत्र पे क्या रहेगी। नहीं, आप चुनाव आयोग की आस्था की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में भारत की जो साख है वो डेमोक्रेसी की वजह से है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद सच प्रॉब्लम। अभी हम लोग 2 लॉबिंग एजेंसी अमेरिका में, राजीव जी, हम लोगों ने हायर किया हुआ है। जो भारत ने मर्करी नाम की एक लॉबिंग एजेंसी को हायर किया है। वो लॉबिंग एजेंसी के बाद भी अमेरिका से एक एडवर्स रिपोर्ट आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या पुलवामा को लेकर। तो एक हमारी बिना पैसे खर्च किए एक लॉबिंग एजेंसी काम करती थी, जो डेमोक्रेसी की वजह से काम करती थी, और वो लॉबिंग एजेंसी हमारी कमज़ोर हुई है पूरी दुनिया में। जब संस्था और स्तंभ कमज़ोर होते हैं तो आपको कोई लॉबिंग एजेंसी लीपापोती नहीं कर सकती। कौन सी लीपापोती करेगी एजेंसी। ऐसे स्तंभ हमारे हैं, चुनाव आयोग एक उदाहरण है, सीएजी दूसरा उदाहरण है। वही नुकसान हो रहा है, भारत का नुकसान। ये तो उस पर तो कोई 2 राय नहीं हो सकती। जी। चलिए, चर्चा लंबी हो गई सिंघवी साहब, अगली दफ़ा और बातें करते हैं। बहुत मुद्दे किए हमने जी, बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बातें की और बहुत महत्वपूर्ण बातें की। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका जो इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। कार्यक्रम पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। सिंघवी साहब से पूछेंगे हम और जवाब लेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।